क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 3p3 माइनस 3c3। अब पहले हम ये समझ लें कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। p मतलब होता है परमुटेशन, c मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसके जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से टफ होते हैं कि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ खाली वो फॉर्मूला रखिए, तो आपको भी कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। परमुटेशन सपोज करिए लिखा हुआ है आपका 4p2, इसका मतलब 4 को 2 बार आपको पीछे ले जाना है। 4 × 3 12 आंसर। इसी तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में मान लीजिए हमने लिया 5c2, तो हम 5 को 2 बार पीछे ले जाएंगे। 5 × 4 डिवाइडेड बाई जितना भी बेस होता है वो इसका फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल लिखा है मतलब 2 × 1 होगा, 3 फैक्टोरियल लिखा है 3 × 2 × 1 होगा, 4 फैक्टोरियल लिखा है मतलब नीचे 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1 होगा। इसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 × 1, इसको आप काटेंगे 2 10 आंसर, राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है 3p3 माइनस 3c3। अब ये समझो परमुटेशन में क्या मैंने बताया था, 3 को 3 बार पीछे मतलब 3 × 2 × 1 माइनस 3c3 मतलब 3 को 3 बार पीछे 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन 3 × 2 × 1, तो आपका कट गया, ये आंसर हो गया 1 और ये करने पे आएगा आपका 6। 3 × 2 × 1 = 6, तो 6 - 1 = 5 आंसर। 5 क्या आपका बी, राइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। सिंपल सी बात है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी सेट जो खाली नहीं रहेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सिंपल, मतलब पी के सेट में भी 1 2 3, क्यू के सेट में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब खाली नहीं होगा बस, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें लिखा है कि p = 12, q = 6। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनियन। p यूनियन q = 10। तो पूछा है कि देन p इंटरसेक्शन q क्या होगा। आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई भी सेट जब खाली नहीं होता है, कोई भी सेट अगर खाली नहीं है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है कि NP यूनियन Q इक्वल टू NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको ये निकालना है, बाकी सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, हमको बस पुट करके आंसर निकालना है। तो क्या होगा, NP यूनियन Q मतलब 10 = 12 + 6 माइनस दिस, इसको हम x ले लेते हैं एक बार। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 8, तो आपका आंसर हो गया A, राइट गुड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एज का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अब आप इसको चाहे तो बाई इक्वेशन भी कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x, फिर इक्वेशन बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, ज़िंदगी बिताते रहिए। उससे अच्छा है कि हम इसको और आसान तरीके से करते हैं। क्वेश्चन जो बोला है सिंपल तरीके से समझते हैं क्या बोला है। इसमें बोल रहा है 6 ईयर बिफोर, बिफोर मतलब पहले, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स। कोई भी बहनों से कोई मतलब नहीं है क्या नाम लिखा है, बट फिर भी मिथाली और सोनाली, मिथाली है सोनाली है, जिसकी 6 साल पहले की रेशियो 2 और 3 थी, मतलब 2x और 3x थी। हम लेट द वैल्यू भी x ले लेते हैं। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ मिथाली, जो मिथाली है इसकी आज की एज मतलब 6 साल बाद की एज 30 साल है, तो अगर इसकी एज मिथाली की एज 6 साल के बाद 30 साल है तो 6 साल पहले कितनी होगी 24। अगर ये 24 है और 2x है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 12। सिंपल है क्योंकि 24 टोटल है और 2x है तो x की वैल्यू कितनी हुई आपकी 12। तो अगर x की वैल्यू 12 आई तो सोनाली की एज कितनी हो जाएगी 6 साल पहले, 3 × 12 मतलब 36। अब क्वेश्चन पूछा है देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली, तो सोनाली की आज की एज कितनी है, मतलब 6 साल बाद की एज कितनी है, तो 36 + 6 = 42। 42 मीन्स बी आंसर। सिंपल, समझ आ गया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है आई जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, आर इज़ अ रेट परसेंटेज पर एनम, क्योंकि जो भी रेट होता है वो मतलब परसेंटेज पर एनम में होता है, टी आपका टाइम है और पी आपका प्रिंसिपल है।
तो आई क्या होगा, आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसर हो गया आपका सी, सिंपल है, खाली फॉर्मूला ही था, कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट मीन्स वो प्रिंसिपल अमाउंट जो हम हर साल जमा करते हैं या एक बार भी जमा करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, वो सिंपल तरीके से जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी, जैसे आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी 10,000, सपोज करिए 10,000 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या होगा कि एक साल के बाद जो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलना है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, कितना लिखा हुआ है 4000। R क्या होता है, रेट मतलब 5%। N क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 2। आपको खाली पूरा वैल्यू यहाँ पे रखनी है बस। P में आप रख दिए 4000, 1 प्लस रेट हो गया 5% और N हो गया आपका 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4410। ये होता है एक तरह से एन्युटी, जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी टोटल अमाउंट होता है उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मीन प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड होता है, तो आपको खाली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू में से, क्योंकि एन्युटी जो भी होगी आपकी 4410 है, इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4000। तो जो वैल्यू आ गया आपका आंसर आएगा 410, ये आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस पी। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 410, राइट। गुड, अब आगे बढ़ते 13, सबसे आसान लॉग। अब क्या होता है कि लॉग का जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो लोग डरने लगते हैं कि लॉग का क्वेश्चन कैसे करेंगे, लॉग तो होता है टफ, बस सबसे आसान होता है लॉग। क्यों, इसमें क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, इसको ऐसे लिखते हैं लॉग 8 टू द बेस 2। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, तो जितने भी लॉग के क्वेश्चन आप थोड़े से जल्दी होंगे। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए आपकी कोई भी वैल्यू लिखी हो, कोई भी वैल्यू मीन्स कोई भी, सपोज करिए लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 3, तो आप इस 3 को लॉग के पहले लाएंगे और इसको फिर आप ऐसे लिखेंगे लॉग 3 लॉग 4, राइट। अब सपोज़ करिए एक चीज़ और इसमें याद रखिए कि सपोज़ करिए जब भी आपकी बेस की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा होती है 1, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लॉग 8 टू द बेस 2। अब 8 को 2 के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ये क्यूब होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये ऐसे आपका लिखाएगा लॉग 2 की पावर 3 बेस 2। मैंने आपको बताया 3 को आप इधर ला सकते हैं, तो आप लिखेंगे 3 लॉग 2 बेस 2। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 1, क्यों, राइट, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर हो गया आपका 3A, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आप ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस में कर चुके हैं कि जब भी आप P वेरीज इन्वर्सिबली एज Q लिखा हुआ है तो इसको सिंपली हम ऐसे ही लिखते हैं कि P इन्वर्सली 1/Q, इन्वर्सली मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/Q ये कहाँ लिखा हुआ है, बस आप देखिए ये आंसर A, क्योंकि P इन्वर्सली 1/Q, राइट। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। 15 में क्या है, बाप रे बाप, इस क्वेश्चन को तो देख के ही आदमी डर जाएगा कि ये सोचेगा इतना बड़ा परमुटेशन क्वेश्चन है, हम 11-12 में तो परमुटेशन पढ़े नहीं, क्या करने इसको लेंगे, तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे। बट एक बात याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ा देर पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने का, आप वैसे ही सारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जहाँ भी आपको वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y दिखाई देगी तो जो ऑप्शन में दिया है आप खाली उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 इंटू n P3 इक्वल टू 84 माइनस n P2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये सारी की सारी वैल्यू आपकी n की है, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे 2n P3 इक्वल टू 84
इंटू एन पी टू, जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर दोनों का दोनों सेम आएगा। ठीक है, हम एक एक ऑप्शन पुट करते हैं, फटाफट आंसर चेक कर देंगे। पहले हम रखते हैं 16, तो 2 इंटू एन मतलब एन की वैल्यू 16, 2 इंटू 16 कितना हुआ 32, P3 इजक्वल टू 84 इंटू एन, एन मीन्स 16 P2, बस ख़त्म। 32 को 3 बार पीछे ले जाना है, तो 32 इंटू 31 इंटू 30 इजक्वल टू 84 इंटू 16 को 2 बार पीछे ले जाना है, तो 16 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करिए, ये कटेगा 2, ये कटेगा 2, क्या 31 इंटू 2 करने पे 84 आता है? नहीं आता है, तो आंसर 16 नहीं है। ऐसे हम 11 रखेंगे। जब आप 11 रखेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू एन मतलब 22, P3 मतलब 22 को 3 बार पीछे ले जाना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 21 इंटू 20 इजक्वल टू 84 इंटू एन P2 मतलब 11 को 2 बार पीछे ले जाना है, 11 इंटू 10। अब देखिए ये 2 84, क्या 21 इंटू 2 84 आता है? हाँ आता है, तो 84 इक्वल टू 84, इसका मतलब आंसर बी। आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, 11। ठीक, गुड। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दोनों समझ लीजिए क्या होता है। सम ऑफ द रूट का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी मतलब ये पोर्शन आपका ए होता है, ये बी होता है, ये आपका सी होता है, तो माइनस बी बाई ए ये सम का फॉर्मूला होता है। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मतलब 2/3, क्योंकि प्लस 2 है यहाँ पे 3 है, तो 2 क्या है आपका सी और ए क्या है आपका 3, तो 2/3 आंसर बी। मैथ इससे आसान क्या होगा किसी के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये? इंडिसेस होता है। और इसमें आपका लिखा हुआ है 2/5/4 होल टू पावर 4, तो इसको हम इससे करते हैं इंटू। तो जब ये इंटू का तो 4 से 4 कटेगा, तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को जब आप 5/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। अरे आप सब लोग बहुत तेज हैं, तो आप लोग का आंसर हो गया 32। तो इसका आंसर आपका आ गया डी, राइट, सिंपल, ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? अरे सेट तो वैसा है कि आपको कुछ ना कुछ हमेशा आएगा ही। डिसजॉइंट मतलब जो चीज़ आपस में ना जुड़े, मतलब तो ये होता है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई बोलेगा कि दो चीज़ आपस में नहीं जुड़ती, मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब आप शादी करने भी जाएंगे तो आप तो इसे चेक करेंगे ना हमेशा कि जिससे भी आपकी शादी हो रही है उसमें कुछ ना कुछ आपकी कॉमन चीज़ हो। तो जब आपका टू डिसपॉइंट सेट आ गया, मतलब पी और क्यू में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सपोज़ करिए अगर पी में आपका लिखा हुआ है 1 2 3 और क्यू में आपका लिखा हुआ है 4 5 6, तो क्या कॉमन है दोनों में? कुछ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब आप जब भी इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो क्या कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर होगा आपका 0, राइट, गुड। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर इसको हम बाय सिंप्लीफिकेशन करने चले जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 से 5 मिनट लगेगा, बट क्वेश्चन टिक करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम तुरंत करते हैं। कैसे? मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सपोज़ करिए जैसे लिखा हुआ है A = 3, B = 4 एंड C = 7। इसका मतलब ये इक्वल टू है इसके, मतलब ये पूरा इसके बराबर आएगा और ये पूरा आपका इसके बराबर आएगा। तो अब सबको बराबर करने के लिए हम कुछ वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू रखें? A/3 है तो हम A को 3 मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 3/3। वो 3/3 इसमें रख लेते हैं 4/4 और इसमें रख लेते हैं 7/7। अब गौर करिए ये सब कट गया आपका। जब आपका सब कट गया तो आपका क्या हो गया 1 = 1 ठीक। तो ए की वैल्यू क्या आई 3, बी की 4, सी की 7। बस आप इसमें पुट करिए, आंसर आ गया। देखिए कैसे, ए का आपने क्या लिया है 3, बी क्या लिया है 4, सी क्या लिया है 7 डिवाइड बाई सी है 7। तो 3 + 4 + 7 = 14, 14 डिवाइडेड बाई 7 काटने पे आएगा 2। आंसर हो गया आपका बी, सिंपल, ये है मैथ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसको ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं, तो सेम एज प्रीवियस है, तो इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए,
अ मैन डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी टू अ बैंक एट 9% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी होगा जिसने 9% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक में कुछ इन्वेस्ट किया है, तो जो टोटल इंटरेस्ट है दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 years इज 1620। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 9% आपने डाला 5 साल के लिए, और आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलता है 1620, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है। अब आप फॉर्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको निकालना है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल, तो बस 1620 इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता तो मैं पी लिख लेता हूँ एक बार, इंटू आर। आर कितना है आपका 9, और रेट के साथ आपका आ गया टाइम, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पी की वैल्यू आ जाएगी। आपकी पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3600। इसका मतलब अगर आपने 3600 9% के हिसाब से 5 साल के लिए किसी भी बैंक में डाल दिया, तो 5 साल के बाद आपको मिलेगा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 1620, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, तो इसका आंसर है सी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, द मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन सिंपल होता है, इसका एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, रूट ए बी। ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर, बस। तो अंडर रूट 4 इंटू 16 कर दीजिए, अंडर रूट 64 आ जाएगा। 64 का अंडर रूट करते हैं तो क्या आएगा 8। लेकिन एक बार याद रखिएगा, अंडर रूट जब भी होता है तो हमेशा आंसर प्लस और माइनस लिखते हैं, क्योंकि आपके इस ऑप्शन में 8 भी दिया है और प्लस माइनस 8 भी दिया है। इसका मतलब ये सिर्फ +8 है और ये आपका +-8 है, तो अंडर रूट में हमेशा +-8 होता है। तो इसीलिए जो आंसर हो गया, आंसर आपका हो गया डी, 8 +-8, राइट। अब 23 एपी। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि एपी होता क्या है। बहुत लोग को पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी नंबर, सपोज करिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म क्योंकि सेकंड नंबर पे होता है, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, ये तीसरे नंबर पे होता है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, मतलब हर एक टर्म आगे वाले टर्म को पीछे के टर्म के साथ माइनस करते हैं। तो 5 - 2 3, 8 - 5 3। इसी तरीके से जब आगे का नंबर हम माइनस करेंगे 8 से तो आएगा 3, क्योंकि 3 आपका कॉमन हो गया, तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है वो आपकी एपी में ही जा रही है, राइट, गुड। अब इसमें लिखा हुआ था कि आपको 6 टर्म पता करना है, 2 3 5 कैसे होगा। तो आपका एपी में लिखा हुआ है 2 5 8, इसके बाद 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म। इसको करने के दो सबसे छोटे तरीके, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएंगे आंसर में हमेशा 6 या 7 टर्म तक ही आएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 के बाद यहाँ पे 11 आएगा, उसके बाद 3 ही आएगा ना, तो 14 आएगा, उसके बाद आपका 17 आएगा, तो छठा टर्म आपका हो गया 17। तो आंसर हो गया सी। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूला भी समझ लीजिए और फॉर्मूले से भी चाहे तो कर सकते हैं। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 d। ए क्या होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2, हम लिखेंगे 2 प्लस n कितना है, n मतलब जो आपको निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, 6 टर्म, तो 6 - 1, और d हाँ ऑलरेडी निकाल चुके थे, कॉमन डिफरेंस, d मतलब डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ आपका 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 6 मैथ में मतलब 5, 5 × 3 मतलब 15, 15 + 2 = 17। तो भी आंसर आ गया आपका, आ गया सी। अब आप सोचेंगे कि इसमें लिखा हुआ है पहले 7 टर्म ऑफ द सीरीज 16 8 4 2 इज, तो अभी हम एपी पढ़ के आए, हम चलो एपी से को कंपेयर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, इसको 4, इसको 2, ये एपी तो नहीं है, ये एपी नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो ये क्या है, अब एपी के अलावा होता है जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन्स डिवाइड करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एपी में माइनस करते हैं, इसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, तब हमारा सिंपल कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब 8 / 16, 4 / 8, 2 / 4। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना होगा 1/2, इसको कट करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2। अब आप देखिए 1/2 आपस सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जीपी है, जीपी में डिवाइड करने पे कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, राइट।
तो ये सही हो गया, मतलब ये जीपी है। अब जीपी में क्या करेंगे हम, समझिए। जीपी का छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसमें हम लिखते हैं nth टर्म इजकल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ए मतलब फर्स्ट टर्म 16, आर मतलब एपी में क्या होता है, डी लिखते हैं कॉमन डिफरेंस को, इसमें आर लिखते हैं क्योंकि रेशियो होता है, तो इसीलिए इसको आर लिखते हैं। तो आर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा 1/2, फिर पावर n माइनस 1। n कितना है, कौन सा टर्म निकालना है, 7 टर्म माइनस 1। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, मेरा आएगा 6 1 की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 की पावर 6 मतलब कितना हो गया आपका ये, इसको सॉल्व करने पर करेंगे हम तो क्या आएगा 64। तो जब 64 को सॉल्व करते हैं आप, तो 16 इंटू 1/64, 16 4 जा तो 1/4 आपका आएगा आंसर। तो 1/4 मतलब आपका आंसर हो गया बी। इसको एक तरीका और है करने का कि आप जब देखेंगे कि 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, मतलब 4 टर्म तो हो ही गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, 3 टर्म मेरा और आता है। अब 3 टर्म को कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, जो डिवाइड बाई हाफ हो रहा है तो हम 2 यहाँ पे हाफ कर दें, इंटू हाफ तो कितना होगा 1। फिर हम यहाँ पे 1 इंटू हाफ करेंगे, गुड। तो जब हम 1 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, और फिर जब हम हाफ में फिर हाफ इंटू करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर देखिए आंसर 1/4। तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए, कोई इशू नहीं है पेपर में, खाली हमको ऑप्शन पे आंसर करना है, वो भी सही ऑप्शन पे, राइट। ए उल्टा सी, ये कैसा सी है, ए सी बी लिखा है क्या, नहीं ए सी बी नहीं लिखा है, इस सी को हम पढ़ते हैं सबसेट, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। उसके बाद लिखा है अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 40 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसका क्या होता है कि जब भी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी होगा जब आपकी इस पूरी वैल्यू मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका बराबर होगा ए का। जब भी ए सबसेट बी होगा तो आपका ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू ए ओनली। तो इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू ए मतलब 18, इसकी आंसर हो गई 18 मतलब आंसर ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इसको देख के लगेगा कि तो लॉग का क्वेश्चन है, अरे भाई कैसे होगा। मैंने आपको एक बहुत प्यारा कंसेप्ट सबसे पहले ही बता दिया था कि लॉग में जब भी पावर होती है तो उसको आप पहले लेके आते हैं, और अगर आपका बेस की वैल्यू लिखी हुई है तो आप उसको सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ये आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। आप 1/3 को इसकी पावर बना दीजिए, 2 को 4 की पावर बना दीजिए। अब देखिए कैसे होगा, आप लिखेंगे log बेस 10 125 की पावर 1/3 माइनस log बेस 10 4 की होल की पावर 2 प्लस log 10 32। इसको सॉल्व करें, 125 को जब भी हम क्यूब रूट करेंगे क्या आएगा 5, बहुत सिंपल है। तो ये आपका हो गया log बेस 10 5 माइनस इसको करने पे कितना आएगा 4 की पावर 2 मतलब 16। तो log बेस 10 16 प्लस इसको आप ऐसे ही लिखिए क्योंकि अभी इसको सॉल्व करने का मेरा मन नहीं है, ठीक है 32 हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, log 10 क्या हम log 10 कॉमन ले सकते हैं, हाँ हम log 10 कॉमन ले सकते हैं। तो जब भी log में माइनस और प्लस होगा तो आप इतना समझ जाइए, जहाँ माइनस होता है वो डिवाइड होता है और जहाँ प्लस होता है वो इंटू होता है, सिंपल। तो log 10 को कॉमन लेंगे और सारी वैल्यू को प्लस जो भी है इंटू या डिवाइड वैसे करेंगे। तो अब इसको करने के लिए हम ऐसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे log 10 ब्रैकेट में 5 माइनस 16 मीन्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस मतलब इंटू 32। इसको सॉल्व करें तो 16 2 जा 5 2 जा 10। अब आप एक बात बताइए, log 10 और 10 आ गया फिर से, मतलब आपका हो गया log बेस 10 10। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर 1 आता है, सर है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ वर्क डन, मतलब कोई आदमी ने कोई काम किया वर्क डन इन इतना दिन, टू दैट इतना मैन इन इतना दिन इज इतना रेशियो। अब क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं कि ये है क्या। इसको समझने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन होता क्या है। क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का मतलब होता है कि जब भी आप किसी आदमी के डेज को डिवाइड करते हैं,
इंटू करते हैं तो किससे इंटू करेंगे? आप यही ना बोलेंगे कि मैंने इस आदमी ने इतना दिन काम किया, तो जिस काम को वो करेगा या जितने दिन में वो काम वो करेगा आप उसी दिन को डिवाइड करेंगे। इसलिए इसको हम लिखते हैं m इंटू डी अपॉन डब्लू। डब्लू मीन वर्क, डी मतलब डेज और m मतलब मैन। इसको हम बोलते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब आइए इसी बेस पे इसको हमको रखना है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने कहा मैन, मैन मीन्स m, m मतलब x प्लस 2, डेज इंटू डी मतलब x माइनस 2 डिवाइडेड बाय वर्क। अब वर्क है कहाँ? यहाँ लिखा हुआ है कि 4:5 में वो काम कर रहा है, इसका मतलब 4, और 5 जो है वो इसके लिए है तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा। इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस 2, फिर प्लस 2x इंटू एक्स। अब क्या हुआ, इंटू करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप x की वैल्यू को रखेंगे या जहाँ भी आपको x की वैल्यू दिखाई दे आप सिर्फ ऑप्शन पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको x की वैल्यू ही दिया हुआ है, +4 -4 +6 4 एंड 8, तो हम खाली ऑप्शन रखेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। सपोज करिए हम +4 रखते हैं तो आंसर क्या होगा, 4 + 2 ब्रैकेट में 4 - 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 डिवाइड बाई 5, राइट। तो 4 + 2 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 2 3 जा 3 हो गया। उसी तरीके से हम इसको करेंगे तो 4 - 1 3, 4 + 1 5, तो 5 5 कट जाएगा 3, तो 3 = 3, इसका मतलब +4 आंसर है। अब हम -4 भी रखते हैं, अगर अभी हम -4 भी रखते हैं तो इसमें हम ये चेक करेंगे क्या -4 रखने पे आंसर आ रहा है। तो आप इसी तरीके से खाली x पे वैल्यू रखिएगा, पर आपको -4 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपका सिर्फ 4 आंसर हो जाएगा, जो आंसर सी ही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि मीन प्रपोर्शन मीन √AB और a मतलब 2, 8 मतलब 16, 16 आप √ करेंगे तो 4 आंसर हो गया आपका a, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, जो भी आपका इतना दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट आराम से दिया हुआ है, आपको कोई फॉर्मूला रखना है। इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मतलब 100 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइड बाई 100। आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, अब इसमें लिखा है 7 टर्म ऑफ द AP, ये हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो जिस तरीके से किए आप उसी तरीके को सिंपल तरीके से करिएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका 25। क्वेश्चन नंबर 31 में साफ साफ लिखा है log 1 टू द बेस 10। एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ भी log 1 लिखा होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम 10 एज्यूम कर लेते हैं, या 10 लिखा है मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी, पर जब भी आपका log 1 है तो इसका मतलब सिंपल है, आंसर 0। तो जहाँ भी आपको log 1 दिखाई दे आप 0 कर दीजिए, आंसर आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है, द सेट P समथिंग, जो भी वैल्यू लिखी हुई है P की, आपकी P की वैल्यू लिखी हुई है 2 3 5 और Q की लिखी है 1 4। तो आपको क्या पता करना है, P इंटरसेक्शन Q। अब आप फिर समझिए, मैंने आपको इंटरसेक्शन में क्या बताया था, जो चीज़ कॉमन होती है वही इंटरसेक्शन में आती है। तो P इंटरसेक्शन Q में होने के लिए P और Q में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो अब P में देखिए लिखा है 2 3 5 और Q में लिखा है 1 4, क्या कोई भी चीज़ कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब वो आपका हो गया नल सेट। नल सेट बिट मतलब उस सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा, नॉट इवन 0, क्योंकि इसमें 0 नहीं लिखा है तो हम 0 नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यूज़ करेंगे नल सेट। तो नल सेट यूज़ करने के लिए हमको करना पड़ेगा ए, क्योंकि उस सेट में कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भाई साहब, इससे आसान क्वेश्चन तो तुम्हें अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ n दी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, खाली इसको फट से पुट करो, n को उतनी बार पीछे ले जाना है, यहाँ पे n को उतनी बार पीछे ले जाना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, राइट। अगर सपोज करो इसका आंसर वैसे तो b है, अगर हम 8 पुट करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, 8 को 4 बार पीछे ले जाना है, मतलब 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है, 30 इंटू NP2, 8 को 2 बार पीछे ले जाना है, मतलब 8 × 7। अब गौर करो, 8 7 कट गया, 6 5 30 कट गया, आंसर बराबर हो गया, क्योंकि ये इक्वल टू 1 1, इसका मतलब आंसर 8 सही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 द सम ऑफ द रूट। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था सम ऑफ द रूट मतलब क्या होता है, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब 1, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो 1 मानेंगे हम, और माइनस बी। अब यहाँ पे आपका माइनस बी दिया हुआ है -3 और माइनस बी होता भी है तो हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस है, और बी की वैल्यू दी हुई है -3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3, तो 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 3, आंसर हो गया आपका 3। तो हो गया आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है, कुछ वैल्यू दी हुई है 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 3 पावर x माइनस 3 इक्वल टू 8। अब उसके बाद हमसे पूछता है देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, मतलब जो आपका आंसर दिया हुआ है जो भी है 8 10 12 समथिंग लाइक दैट, उन सब में इसकी टोटल वैल्यू दी हुई है, खाली x की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर एक बार में आ जाएगा। अब आप समझिए इसको करने जाएंगे तो फिर आपको इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी, इनटू करना पड़ेगा, एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था x की वैल्यू को जानने के लिए आप x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, जैसे 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ऐसी लीजिए जिसको आप सॉल्व करें आपका आंसर 8 आ जाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप 1 2 3 मैक्सिमम पुट करेंगे, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, मतलब x में आप 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 8 नहीं आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, आप 3 पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हम 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 8। 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 3 टू पावर 0 मीन्स 1, और 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 9 माइनस 1 8 आ गया, आपको 8 चाहिए था, आपका 8 आ गया। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू आ गई 3। तो जब आपकी x की वैल्यू 3 आ गई, आप खाली इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 प्लस 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 10। तो आंसर आपका 10 है ए। क्वेश्चन नंबर 36 ऑलरेडी हम बता चुके हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको आप वैसे अंडर रूट ए बी करके कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका पी। क्वेश्चन नंबर 37 अगर हम देखें तो सेम क्वेश्चन नंबर 37 आपका वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अब वैसे ही करिएगा सेम तरीके से, ये भी आंसर हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन है सब, तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा, जिसका आंसर आपका आएगा ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी फिर से रिपीट में आ रहे हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पर्सन डिपॉजिट 2000 एट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर्स। एक बात बताइए, अगर आप 3 साल के लिए कुछ डालेंगे तो आंसर भी तो आपका 3 साल बाद ही ना मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप 3 साल के लिए डालें आपको पैसा 2 साल में ही मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाइएगा इंटरेस्ट का, इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब 2000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 100 करिएगा, आंसर आपका एक बार में आएगा। इसमें पर आपका जब आएगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपको सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा 360। लेकिन इसमें पूछा है कि आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो 3 साल आप पूरा पैसा निकालते हैं तो आपको प्रिंसिपल के साथ अमाउंट मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आप इस प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस को ऐड करेंगे, तो जब आप 2000 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2360, दैट मीन्स आंसर इज सी, राइट, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 टर्म ऑफ एपी ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, आप उसी तरीके से करिएगा, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, आराम से हो जाएगा, इसका आंसर आएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है प्रोड्यूस नहीं है, ये प्रोडक्ट है, गलती से उन्होंने प्रोड्यूस लिख दिया, कोई बात नहीं। इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, मतलब 1 2 3, जब आप तीनों को इंटू करेंगे तो आपका 125 आना चाहिए, और सीरीज कितने हैं जीपी में, मतलब आप जब भी इन तीनों नंबर को इंटू करेंगे आपका आएगा 125। तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा ऑप्शन, क्योंकि मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3 4 5 6, हम मिडिल टर्म रखेंगे और आंसर चेक करने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं ना, 4 नंबर ऐसे लिख लेते हैं, 3 4 5 6। अब एक बार बताइए, अगर मिडिल टर्म 3 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, हम 1 ले लेते हैं, क्यों, हम ये मानते हैं कि हम 3 से इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 9। अब आप देखिए 3 डिवाइड बाई 1 3,
9 डिवाइडेड बाई 3 तो आपका जीपी में चल रहा है, तो 9 आप तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसी तरह इसको करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 इंटू 4 इंटू 16, इसको भी करेंगे तो 125 नहीं आएगा। उसी तरह 6 में भी नहीं आएगा। 5 में रखिए 1 इंटू 5 इंटू 25, क्यों? क्योंकि अब 5 सब में इंटू कर रहे हैं, तो 25 इंटू 5 इक्वल टू 125। इस सिंपली मीन्स ये आ गया, इसका मतलब आंसर आपका हो गया सी। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, तो आप ओरल निकाल सकते हैं। 5C2 की वैल्यू मतलब 5 को 2 बार पीछे ले जाना है, 5 को 2 बार पीछे ले जाइए, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कट गया 10 आंसर, बस खत्म, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको वापस वैसे ही निकालिएगा जो मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी मतलब 1 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब आंसर हो गया आपका बी। गुड। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बता देता हूँ, क्योंकि 43 में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब है तो कुछ नहीं पर फिर भी, जैसे आपका लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 1/10 टू द बेस 10, इसका मतलब ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब आप ये समझिए, आपको 10 को 10 के बराबर करना है, पर 1/10 है, तो 1/10 को आप 10 के बराबर कैसे करेंगे? इसको आपको इंडेक्सेस के हिसाब से ऐसे लिखना चाहिए, 10 की पावर -1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10 हो जाता है। तो आप जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप लिख लिए log बेस 10 -1, बस। अब 1 -1 को आप, मैंने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पे लेके आना है, तो -1 log 10 1, तो आंसर -1, इसका मतलब आंसर हो गया बी, सिंपल। गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में लिखा हुआ है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड द सेट बी 1 2 देन ए माइनस बी। अब ये बात बताइए, आपको नहीं पता सेट क्या होता है, अब ये सोचो हमको नहीं पता, तो हम ये समझते हैं ए माइनस बी जब भी हम करेंगे तो क्या करेंगे, हम ए में से बी को माइनस करते हैं, मतलब हटाते हैं, फिर जो वैल्यू बचेगी वो आंसर होगा। तो ए में आपका लिखा हुआ है 1 2 3 और बी में लिखा हुआ है सिर्फ 1 2, तो 1 में से 1 हटाएंगे, 2 में से 2 हटाएंगे, बचा 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 में आप गौर करिए, 45 में साथ साथ लिखा हुआ है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर हैं जो इस रेशियो में है। किस रेशियो में? 5 7 12, मतलब एक 5x है, एक 7x है, एक 12x है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर को जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हम करते हुए चले जाते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो कुछ होगा, क्या होगा? वो ये होगा कि इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड बाई 50, जो सेकेंड नंबर है उससे वो 50 ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब इक्वल टू 5x प्लस 50, सॉरी 7x प्लस 50, ठीक है। तो अब हम इसको खाली सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो 5x प्लस 12x इक्वल टू 17x, तो 17x इक्वल टू 7x प्लस 50, तो 7x माइनस 17x 10x, तो 10x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 5, तो हमारा x आ गया 5। अब लिखा है द सम ऑफ द 3 नंबर, इन तीनों का नंबर कितना आएगा? ठीक है, हमने ऑलरेडी 5x 7x 12x लिया हुआ है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब 5 को इसमें सब में इंटू करेंगे, तो 5 5 जा 25 प्लस 7 5 जा 35 प्लस 12 5 जा 60, सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल होगा 25 प्लस 35 प्लस 60 इक्वल टू 120, तो आंसर हो गया आपका बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन टाइम ₹1400 बिकम 1848 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब कि हमने इतना डाला, हमने 1400 डाला कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए पता नहीं, तो हमें 8% के हिसाब से जब डाला तो हमको 1848 मिला, 1848 मिला। इसका मतलब साफ साफ है कि उसने आपको 1400 इंक्लूड है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? आपको इंटरेस्ट मिला 448, तो ठीक है। कितने टाइम के लिए मिला पता नहीं, तो जितना टाइम के लिए चाहिए वो निकाल लेते हैं पहले। तो 448 क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल 1400, रेट 8%, टाइम मुझे पता नहीं है तो मैं टाइम को T लिख लेता हूँ डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो जो T की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, मतलब 4 साल के लिए। इसका मतलब कि अगर आप 1848 चाहते हैं कि आपको मिले, तो आपको 1400 4 साल के लिए 8% के साथ सिंपल इंटरेस्ट में डालना होगा।
अब आगे देखिए क्या है, तो आपका जो टी है वो आप लिख लीजिएगा 4 ईयर्स। अब इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन 2100 इट बिकम 2604 एट द सेम टाइम, मतलब जो यहाँ पे टाइम की बात किया वही यहाँ बात कर रहा है, मतलब 4 साल के लिए। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने सिंपल इंटरेस्ट डाले, इसका मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अगर हम इस प्रिंसिपल अमाउंट को 4 साल के लिए, कि अगर हम इस सिंपल इंटरेस्ट को 4 साल के लिए डालते हैं तो हमें इतना मिलना चाहिए। तो ठीक है, इसमें वैसे ही करेंगे, इसमें भी ऑलरेडी 21 से जुड़ा हुआ है, तो 2604 माइनस 2100 करेंगे तो हमारा आएगा 504 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 2100 इंटू, अब यहाँ पे रेट पूछा है, रेट हमें पता नहीं है तो रेट को R इंटू टाइम 4 साल डिवाइड बाई 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा R जो आएगा वो आएगा राइट 6%, तो हमारा आंसर हो गया 6, तो 46 का हो गया D। बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 में साफ साफ लिखा हुआ है कि द ईयर बाई विच अ सम ऑफ रुपीज़ वुड बी 1.21 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब कोई भी नंबर आपने जो डाला है वो उसका गुना होके 1.21 टाइम्स हो गया 10% एनम के लिए, जो आपने डाला कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका यही है जो मैंने आपको पहले बताया भी था, एन्युटी इक्वल टू P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब प्रिंसिपल आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं है क्योंकि आप ये मान लीजिए कि 1.21 आपकी टोटल एन्युटी वैल्यू है, तो 1.21 लेट द नंबर भी P इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 रुपया डाल के इतना ही पा सकते हैं, तो 1 प्लस रेट 10% और n हमको पता नहीं है। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, या आप एक काम और कर सकते हैं कि आप ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2, 3, 3.5 और 2.5 यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको पूरे को सॉल्व करके आपका 1.21 जो देगा वो आंसर होगा। तो आप यहाँ पे 2 पुट करिए, 2 जैसे ही आप पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 1.21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें लिखा हुआ है इफ़ S बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से कटते हैं। इसका मतलब हो गया S आपका हो गया 2, 3, 5, 7, उसके बाद भी है पर हम 9 तक है तो हम 9 ही तक ले रहे हैं, खाली 2, 3, 5, 7 ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपका लिखा हुआ है M जो है वो आपका 0 से लेके 9 तक है, मतलब वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, वो सारे के सारे नंबर आपको दे रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था S इंटरसेक्शन M इज सिंपली मीन्स कि S के जितने भी कॉमन दोनों में होंगे S और M में वो आएंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे S इंटरसेक्शन M, तो जो कॉमन होंगे वो लेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2, 3, 5, 7, और तो कुछ है ही नहीं, तो 2, 3, 5, 7 आपका इसका हो गया S इंटरसेक्शन M का। अब हमको M से माइनस करना है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जब A माइनस B होता है तो A में से हम सब हटा देते हैं, B में जो है, फिर जो A में बचेगा वो आंसर होगा। बस सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब आपका M लिखा हुआ है, S दिया हुआ है, क्या क्या है देखिए, 2 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, तो जो बचा वो आपका आंसर है। तो आंसर हो गया आपका 0, 1, 4, 6, 8, 9, मतलब आंसर हो गया आपका A। क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा टफ है और मैं सही बता रहा हूँ कि अगर इसको मैं पूरे स्टेप से करूँगा तो ये कम से कम 3 से 4 मिनट से ऊपर ले लेगा, और इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हालत ख़राब होगी। फिर ऑप्शन में ये होता है कि पेपर में आप क्वेश्चन छोड़ने लगते हो। एक काम करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप वैल्यू ऑफ x की बात करते हो या n की बात करते हो तो आप अपने मन से जो ऑप्शन में होता है वो वैल्यू ले सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसका मतलब तुमको पता है ना क्या होता है? सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी तो आपका आंसर सही आएगा, राइट। अब हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं कि जो सबको बराबर कर दे। तो जब भी स्क्वायर और क्यूब की बात आए तो आप इतना समझ लीजिएगा कि जो भी मल्टीपल होगा वो हमेशा 2 का होगा। कैसे? सपोज करिए अगर आप C को 4 ले लेते हैं तो 4 का क्यूब मतलब 64। अगर ये 64 है तो A को आप ऑलरेडी 64 अपने मन से ले सकते हैं। B स्क्वायर 64 को कैसे आएगा? 8 का स्क्वायर करके, 8 8 जा 64, और C क्यूब में आपने C को 4 लिया तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो 64 64 64 सबका मैच कर गया। तो आपकी A की वैल्यू आ गई 64, B की वैल्यू आ गई 8
और सी की वैल्यू हो गई 4। आपको इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पुट करना और आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। याद रखिएगा 64, 8 और 4, तो ए क्या था 64, ए क्या था आपका 64, बी क्या था आपका 8 और सी क्या था 4। आप सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब एक बात और, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो जब हम 64 को 2 की पावर से और इस पूरे को 2 की पावर से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पावर 6, ये 6, ये 3 और ये 2, तो 6 3 2 जब ऐड करेंगे आप पावर में तो आएगा 11। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 2 बराबर है तो वैल्यू 1। अब इस 11 को तो आप यहाँ पे ले जाएंगे। अब इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को जब ले जाते हैं तो उसको तरीका होता है, जब भी आप किसी बेस के पावर को, सपोज करिए 5 के 4 लिखा है, तो जब भी आप किसी बेस की पावर को इधर ले जाते हैं तो आप उसको 1/4 लिखते हैं, क्योंकि बेस नीचे है तो वैल्यू भी नीचे ही आएगी इसीलिए। ठीक है, तो इस वाले में आप 11 को यहाँ ले जाएंगे और 6 को आप डिवाइड करके लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसको 11/6 log 2 2 2 2। तो आपकी इस पूरे की जो वैल्यू है वो हो गई 1 और ये हो गया 11/6, तो 11/6 आपका आंसर, मतलब बी हो गया आपका आंसर। सिंपल, गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी प्रोग्रेशन में है। प्रोग्रेशन मतलब ये साफ साफ लिखा है कि 1 2 4 8 आ रहा है, तो ये जीपी के फॉर्म में है और द टर्म 128। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो उसमें आपको मैंने लिखा था nth टर्म इक्वल टू ARn-1। इसमें nth टर्म मतलब लिखा है विच टर्म इन 128, मतलब 1 2 4 8 ऐसे करते करते जब 128 आएगा तो ये कौन सा टर्म आएगा वो पूछ रहा है। मतलब आपको ये दिया हुआ है, तो 128 आपको दिया हुआ है। ए आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है। आर ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 आ रहा है। एन अब आपको पता ही नहीं है तो n-1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि जब आपको nth टर्म ही निकालना है तो ऑप्शन दिया हुआ है ना 8 7 9 10, बस यहाँ पे पुट करिए, जो आपको आंसर दे देगा। एक बार मुझे कहा, वैसे भी 128 का जब आप पावर करने जाएंगे, कुछ भी करते हैं तो क्या होगा 128, तो आप 2 की पावर कितना होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए 8, क्योंकि आप जब 2 को 8-1 करेंगे तभी 7 आएगा, तो आपका हो गया 8 टर्म। तो 8 टर्म मतलब मीन आंसर ए। सिंपल, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये ऑलरेडी वैसे दिया हुआ है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, खाली एक आर ये छोटा सा दिया हुआ है आपका, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट करिए। और मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉम्बिनेशन के केस में आप पीछे ले जाते हैं। जैसे लिखा है 3C2 मतलब 3 को 2 बार पीछे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 7C1 मतलब 7 को एक बार पीछे 1 फैक्टोरियल आपका 1 ही रहेगा। उसी तरीके से आप आर में वैल्यू पुट करिएगा, और जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको जब भी बोथ आता है तो समझिए मैक्सिमम केस में आंसर बोथ ही होगा, तो 2 और 3। तो एक काम करिए 2 और 3 दोनों रखिए, आंसर आ जाएगा, तो बोथ आंसर है, नहीं तो आंसर 4। वैसे इसका आंसर है डी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है log 7 7। मैंने पहले ही बताया जब भी 7 का बेस 7 हो या 1 हो 2 हो 2 2 3 3 4 4 8 8 9 9 10 10 कुछ भी हो, तो आंसर आपका होगा बराबर। बराबर मतलब आंसर होगा 1, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। तो 53 का हो गया डी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप एक बार आराम से इसको बैठ के देख लीजिएगा, सुनिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट लिखिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस समझाऊंगा और वापस मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैथ बहुत आसान है। और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ फॉर योर पेपर्स। होप आप लोग सब अच्छे से पास होके आएंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।